कभी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। धरती पर जहां नदियां मोती बरसाती थीं, खेतों में सोना उगता था और लोग धर्म, संस्कृति और कला से भरे हुए थे। पर 17वीं सदी के उत्तरार्ध में समंदर पार से कुछ सफेद जहाज हिंद महासागर की लहरों को चीरते हुए सूरत के बंदरगाह पर पहुंचे। उन जहाजों पर सवार थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी। शुरुआत में वो व्यापारी बनकर आए थे कपड़ा, मसाले और रेशम के व्यापार के लिए, लेकिन उनके इरादे कुछ और थे। धीरे धीरे व्यापार के बहाने उन्होंने राजनीति में कदम रखा। 1740 के दशक में भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ चुका था और यही कमजोरी बनी अंग्रेजों की ताकत। भारत एक विशाल सोने की खान है, बस किसी को सही जगह फावड़ा चलाना आना चाहिए। 1757 प्लासी का युद्ध हुआ, जहां अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराज उद दौला को हराया। यहीं से भारत में ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई। कंपनी अब व्यापारी नहीं रही, वो शासक बन चुकी थी। अंग्रेजी अफसर भारत की संपत्ति को लूटने लगे। किसानों से जबरदस्ती कर वसूली होती और जो विरोध करता उसे सजा मिलती। हम तो अपने खेत में मेहनत करते हैं, फिर भी पेट खाली है। ये कैसा राज है? अंग्रेजों ने अपने कानून थोप दिए, भारतीयों को अपने ही देश में पराया बना दिया और फिर शुरू हुआ विभाजन और शासन का खेल। हिंदू बनाम मुस्लिम, राजा बनाम प्रजा। साल था 1857। भारत की हवा में अब गुस्सा था, दिलों में ज्वाला थी और जुबानों पर एक ही शब्द, आजादी। कारण तो बहुत थे, धार्मिक अपमान, अत्याचार, शोषण। पर चिंगारी बनी कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी। इस अपमान ने सैनिकों को भड़काया। अब और नहीं, ये हमारी आस्था, हमारा सम्मान है। इसकी बंदूकों से नहीं, अपने दिलों से लड़ेंगे। और फिर 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में विद्रोह की शुरुआत की। वो अकेला था, पर उसके कदमों की गूंज पूरे देश में फैल गई। कुछ ही हफ्तों में मेरठ, दिल्ली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, हर जगह आग भड़क उठी। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तात्या तोपे, बेगम हजरत महल, हर दिशा में आजादी का बिगुल बज चुका था। 1857 का संग्राम भारत के इतिहास की पहली महान लड़ाई थी, पहला स्वतंत्रता संग्राम। हजारों ने बलिदान दिया, हजारों को फांसी दी गई, पर अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचल दिया। दिल्ली पर फिर से ब्रिटिश झंडा लहराया गया। अब भारत पर राज करेंगे हम, हमेशा के लिए। पर उन्हें क्या पता था कि इस धरती के हर कोने में अब एक सपना जन्म ले चुका है, आजादी का सपना। 1857 का विद्रोह दबा दिया गया, पर आजादी की लौ बुझी नहीं। वो सिर्फ और तेज जलने वाली थी। 1857 की क्रांति भले ही असफल हो गई थी, लेकिन उस विद्रोह ने पूरे भारत में आजादी की आग जला दी थी। अंग्रेजों ने इसे केवल एक सैनिक विद्रोह कहा, लेकिन असल में यह भारत की आत्मा का जागरण था। उस दिन से भारत अब कभी वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। अंग्रेजों ने अपनी पकड़ और मजबूत की। उन्होंने रियासतों को अपने नियंत्रण में लेना शुरू किया। कुछ जगह उन्होंने धोखे से राजाओं को हटाया, कहीं कहीं सीधा कब्जा कर लिया। उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति को और गहरा कर दिया। भारतीयों को सरकारी नौकरियों और पदों से दूर रखा गया। स्कूलों और कॉलेजों में अंग्रेजी शिक्षा थोप दी गई, ताकि एक ऐसी पीढ़ी तैयार हो जो अंग्रेजों की बात माने लेकिन भारतीय दिखे। भारत की अर्थव्यवस्था को तोड़ दिया गया। जो देश कभी कपड़ा और मसालों का निर्यात करता था, अब इंग्लैंड से वही सामान आयात करने लगा। भारत के कारीगर बेरोजगार हो गए, गांवों में भूख फैलने लगी। लोगों के दिलों में गुस्सा था, पर साथ ही उम्मीद भी। इसी दौर में कुछ भारतीय बुद्धिजीवी उठे, जिन्होंने समझा कि अगर हमें आजादी चाहिए तो पहले हमें शिक्षा, एकता और संगठन चाहिए। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। शुरुआत में कांग्रेस का उद्देश्य था ब्रिटिश शासन से कुछ सुधारों की मांग करना। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता जैसे नेताओं ने धीरे धीरे ब्रिटिश नीतियों पर सवाल उठाने शुरू किए। दादा भाई नौरोजी ने एक ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा, अंग्रेज भारत का धन लूट कर इंग्लैंड ले जा रहे हैं।
भारत गरीब इसलिए नहीं कि वह मेहनत नहीं करता, बल्कि इसलिए कि उसका धन विदेशी हाथों में चला जाता है। धीरे धीरे कांग्रेस में दो विचारधाराएं बनने लगी, नरमपंथी और गरमपंथी। नरमपंथी नेता जैसे गोपाल कृष्ण गोखले बातचीत और सुधार में विश्वास रखते थे, जबकि गरमपंथी जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल सीधी लड़ाई में विश्वास करते थे। तिलक कहते थे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तिलक की यह आवाज भारत के हर गांव, हर गली में गूंजने लगी। लोग अब खुलकर अंग्रेजों के खिलाफ बोलने लगे। अखबार, सभाएं, जलसे, हर जगह आजादी की चर्चा होने लगी। 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया। उन्होंने कहा कि यह प्रशासनिक सुविधा के लिए है, लेकिन असल में यह हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की साजिश थी। लेकिन इस बार अंग्रेजों की चाल उल्टी पड़ गई। बंगाल के लोग सड़कों पर उतर आए। वंदे मातरम की गूंज हर दिशा में फैल गई। स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। लोगों ने विदेशी कपड़े जलाए और देसी चीजों को अपनाया। विद्यार्थी, व्यापारी, महिलाएं सभी इस आंदोलन में शामिल हुए। ये सिर्फ विरोध नहीं था, ये एक नवजागरण था। भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहा था। इसी दौर में क्रांतिकारी आंदोलनों ने भी जन्म लिया। अरविंदो घोष, बाघा जतिन, खुदीराम बोस जैसे युवा क्रांति का प्रतीक बन गए। खुदीराम बोस ने सिर्फ 18 साल की उम्र में फांसी का फंदा चूमा। जब वह मुस्कुराते हुए फांसी की ओर बढ़ रहे थे, तो भीड़ में कोई भी आंख नम हुए बिना नहीं रही। वो कहते थे, अगर मेरे मरने से मातृभूमि को आजादी मिलेगी, तो मैं 100 बार जन्म लेकर यह बलिदान दूंगा। किसानों की हालत और खराब हुई। बेरोजगारी बढ़ी और साथ ही बढ़ी निराशा। और फिर आया 1919, जलियांवाला बाग। 13 अप्रैल 1919, अमृतसर। बैसाखी का दिन था। सैकड़ों लोग शांतिपूर्ण सभा के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। उनमें बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब थे। लेकिन अंग्रेज जनरल डायर ने उस सभा को देशद्रोह करार दिया और सैनिकों को आदेश दिया, गोली चलाओ। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घायल हुए। चारों ओर सिर्फ खून और चीखें थी। दीवारों पर गोलियों के निशान गूंज बनकर आज भी वही कहानी कहते हैं। उस दिन भारत की आत्मा फिर से कांप उठी। अब सुधार नहीं, अब सिर्फ आजादी चाहिए थी। असम दिमाग अंदाज जिस नीति के पास अपने बच्चों से कहने लगी, बेटा अब यह देश आजाद होना चाहिए। भारत की धरती अब एक नए युग में प्रवेश कर चुकी थी। 1919 की जलियांवाला बाग की त्रासदी ने पूरे भारत को झकझोर दिया था। देश अब बदल चुका था। अब किसी को सुधार नहीं चाहिए था। अब तो बस एक ही शब्द था, आजादी। इसी समय इतिहास के मंच पर एक नया नाम उभरा, मोहनदास करमचंद गांधी। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रयोग कर चुके गांधी जब भारत लौटे, तो उन्होंने समझा कि यह देश डर से नहीं, सत्य और अहिंसा से जीता जा सकता है। गांधी ने कहा, डर नहीं, सत्य हमारा हथियार होगा। 1920 में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन। लोगों ने सरकारी स्कूलों, अदालतों और दफ्तरों का बहिष्कार किया। विदेशी कपड़े जलाए गए। चरखा और खादी देशभक्ति का प्रतीक बन गए। हर घर में चरखा घूमने लगा और हर जुबान पर एक ही नाम, गांधी। अंग्रेजों को लगा कि यह आंदोलन अस्थायी है, लेकिन उन्होंने नहीं समझा कि अब यह जनता का आंदोलन बन चुका था। गांव-गांव में किसान, मजदूर, विद्यार्थी सब अपने तरीके से इस आंदोलन में शामिल हो गए। 1922 में चौरी चौरा की घटना हुई, जहां गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस थाने को आग लगा दी। गांधी ने तुरंत आंदोलन वापस ले लिया। उन्होंने कहा, हमें आजादी चाहिए, पर हिंसा से नहीं। कुछ लोग इस फैसले से नाराज हुए। क्रांतिकारी युवाओं ने कहा, अब अहिंसा नहीं, अब बदला चाहिए। इसी दौर में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे नौजवानों ने क्रांति की राह चुनी। भगत सिंह कहते थे, अगर देश के लिए मरना पाप है, तो यह पाप हम 100 बार करेंगे। 1928 में लाला लाजपत राय पर अंग्रेज पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उनकी मौत ने युवाओं के दिल में आग भर दी। उसी का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने सैंडर्स की हत्या की।
1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका, लेकिन वह बम किसी को मारने के लिए नहीं था, बल्कि एक संदेश देने के लिए था। उन्होंने कहा, बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। उस दिन पूरा भारत रोया नहीं, गर्व से मुस्कुराया, क्योंकि उन तीनों ने मौत को मात देकर अमरता पाली थी। इसी समय गांधी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया। उन्होंने कहा, नमक पर कर लगाना गरीब के मुंह का निवाला छीनना है। 12 मार्च 1930 को गांधी साबरमती से दांडी तक पैदल चले। उनके पीछे पूरा भारत चल पड़ा। यह यात्रा सिर्फ 390 किलोमीटर की नहीं थी, यह लाखों दिलों का सफर था, गुलामी से स्वतंत्रता की ओर। अंग्रेजों ने हजारों लोगों को जेल में डाल दिया, लेकिन आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हर गिरफ्तार भारतीय के पीछे 100 नए आंदोलनकारी खड़े हो जाते। फिर आया 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसने कुछ राजनीतिक सुधार दिए, पर असली सत्ता अभी भी अंग्रेजों के हाथों में थी। 1942 में गांधी ने अंतिम और सबसे शक्तिशाली आंदोलन की घोषणा की, भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालिया टैंक मैदान से गांधी ने कहा, करो या मरो, और वह नारा बन गया पूरे देश का स्वर। हर शहर, हर गांव, हर गली में यह गूंज उठी, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंग्रेजों ने इस आंदोलन को कुचले के लिए बर्बरता की हद पार कर दी। गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं को जेल में डाल दिया गया, लेकिन अब आंदोलन नेताओं का नहीं, जनता का हो चुका था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया और अंग्रेजों से सीधे युद्ध छेड़ दिया। जय हिंद का नारा भारत की आत्मा बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों की कमर टूट चुकी थी, दुनिया बदल रही थी और भारत की आजादी अब बस कुछ कदम दूर थी। 1946 में अंतरिम सरकार बनी, लेकिन धार्मिक तनाव बढ़ने लगा। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति ने अपनी आखिरी चोट मारी। हिंदू और मुस्लिम समुदायों में विभाजन की रेखा गहरी होती गई। फिर आया वह ऐतिहासिक दिन, 15 अगस्त 1947। दिल्ली में लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा लहराया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, जब दुनिया सो रही थी, भारत ने अपनी आजादी की सुबह देखी। हर गली, हर गांव, हर दिल में उल्लास था। आजादी की वह हवा ऐसी थी जिसमें आंसू भी थे, मुस्कान भी। देश आजाद था, लेकिन बटा हुआ थी। लाखों लोग अपनी जमीन, अपने घर छोड़कर सीमाएं पार कर रहे थे। इतिहास का यह अध्याय जितना गौरवशाली था, उतना ही दर्दनाक भी। पर सैकड़ों साल की गुलामी के बाद भारत आखिरकार आजाद हो चुका था। और जब उस सुबह सूरज उगा, तो उसकी किरणों ने कहा, यह वही धरती है जहां कभी किसी ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। भारत आजाद हो गया था, पर यह आजादी सिर्फ एक देश की नहीं थी, यह हर उस आत्मा की थी जिसने स्वतंत्रता का सपना देखा था। और तब से लेकर आज तक उस स्वतंत्रता की कहानी हर भारतीय के दिल में गूंजती है। कभी भगत सिंह के नारे में, कभी गांधी की अहिंसा में, कभी सुभाष के जय हिंद में। क्योंकि ये कहानी सिर्फ आजादी की नहीं, ये कहानी है उस आत्मा की जो कभी हार नहीं मानी।